नमस्ते बच्चों। आज का ये अपने केमिकल इक्विलिब्रियम जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, इससे पहले अपने 2 लेक्चर लग चुके हैं। आज का अपना इस चैप्टर का 3rd लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है केमिकल पोटेंशियल। आज का जो मेरा टॉपिक है केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन सिस्टम। किसका सिस्टम है ये? सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैसेस। ध्यान से सुनिएगा। क्या है, मेरे को केमिकल पोटेंशियल निकालना है किसी सिस्टम का। उस सिस्टम के अंदर है क्या? उस सिस्टम में आइडियल गैसेस है, कंटेन कर रखी हैं इस कंटेनिंग आइडियल गैसेस। उस सिस्टम में क्या है? आइडियल गैसेस है। तो कोई सिस्टम है जिसने आइडियल गैसेस कंटेन कर रखी है, उससे पहले इसके अंदर 2 रिजल्ट्स जो यूज़ होंगे, वो जो रिजल्ट्स हैं हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। एक बार उनको मैं साइड के अंदर थोड़ा सा लिख दूं जो आपको भी थोड़ा सा याद आ जाए। इससे पहले अपन ने ये पढ़ा था कि फ्री एनर्जी का टेम्परेचर और प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होता है, कैसे चेंज होते हैं। तो dg इज इक्वल टू vdp माइनस SDT। प्रेशर के साथ कैसा होगा? प्रेशर के साथ होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मींस करली जी डिवाइडिंग बाय करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इज इक्वल टू V। और टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसा होगा? करली जी डिवाइडिंग बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड n टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस या कंस्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स इज इक्वल टू माइनस S। ये तो किसका है? वेरिएशन ऑफ G विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। अपन ने एक और पिछले लेक्चर के अंदर टॉपिक किया था वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल को म्यू से शो करते हैं किसी ith कंपोनेंट का। जो केमिकल पोटेंशियल है उसकी वेरिएशन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ किसके बराबर आएगी? करली P प्रेशर के साथ, कांस्टेंट क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स n कांस्टेंट इज इक्वल टू V बार I एंड करली म्यू किसी ith कंपोनेंट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट n इज इक्वल टू माइनस का SI। ये हमने क्या किया था? पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था। अब मैंने क्या करना है? केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैसेस। किसी सिस्टम में आइडियल गैसेस हैं तो उन गैसेस के लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। n इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब ये जो n है, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, अगर मैंने कोई मिक्सचर लिया है तो डिफरेंट कंपोनेंट्स है या डिफरेंट गैसेस है। मैंने मान लिया किसी गैस का n1 है, दूसरी गैस n2 है, तीसरी n3 है, तो वो इस टोटल के बराबर होगी ना, इज इक्वल टू n कर दूं मैं। मान लो इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, मिक्सचर है ना, तो किसी गैस 1 का नंबर ऑफ मोल्स n1 है, गैस 2 के नंबर ऑफ मोल्स n2 है, गैस 3 के नंबर ऑफ मोल्स n3 है। सबको ऐड कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैसेस कितने हैं? वो n जो यहाँ लिखा है। तो किसको कैसे लिखूंगा ऊपर वाली इक्वेशन को? PV इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस किसके तक है? ni गैसेस तक है, मल्टीप्लाइंग में RT। प्रेशर को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस ni RT। ये प्रेशर उस तरफ गया तो इसके डिवाइडिंग में क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना है। इसको मैंने इक्वेशन मान लिया 1, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2। ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो हमें क्या करने हैं? याद रखने हैं। जो इसमें से एक रिजल्ट को मैं यूज़ करूँगा। मैंने सारे ही लिख दिए हैं जो पिछले लेक्चर में अपन ने स्टडी किए थे। अब मैं क्या करता हूँ? इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Ni नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith गैस। इसके अंदर काफ़ी सारे गैसेज है ना सिस्टम के अंदर, तो मैंने किसी ith गैस के लिए उसके रिस्पेक्ट में मेरे को इस इक्वेशन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आ जाएगा? करली V डिवाइडिंग बाय करली Ni इज इक्वल टू, अब देखो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस ni ऐसे हैं। बाकी सबके सब क्या है? कांस्टेंट है। n1 भी कांस्टेंट, n2 भी कांस्टेंट, n3 भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट, प्रेशर भी क्या रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा। तो जब इस RT को, या फिर ऐसे भी ना करके आप ऐसे करें, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख दूँ, अगर N1 इसको मल्टीप्लाई कर दिया RTP प्लस का N2 RTP प्लस NI RT डिवाइडिंग बाय P, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन किया है, करली V डिवाइडिंग बाय करली NI के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या करली NI के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसका क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया। इसको करना है, मैंने क्या किया, RT बाई P को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन भी अप्लाई कर दी। बाकी टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, और बाकी जो कंपोजिशंस हैं वो भी क्या है, कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो N1 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब N1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, N1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, N2 के रिस्पेक्ट में क्योंकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट। सिर्फ ये कंपोनेंट क्योंकि NI के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो NI का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा क्या हो जाएगा, 1 क्या बच जाएगा, RT डिवाइडिंग बाय P बच जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, RT बाय P इसको लिख दूंगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा वो देखना है हमें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक बार दोबारा से सुन लो मैंने किया क्या है। ये इक्वेशन ली थी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल माना, डिफरेंट गैसेस के मोल जो मोल्स हैं पुट किया, प्रेशर को उस तरफ लेके गया, इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको RT बाई P को, ये इक्वेशन आई, डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू NI के रिस्पेक्ट में करेंगे तो NI ही चेंज हो रहा है। N1 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख दिया। N2 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख दिया। टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, N1 भी कांस्टेंट, N2 भी कांस्टेंट। देखो T भी कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। P प्रेशर कांस्टेंट माना है, T टेम्परेचर कांस्टेंट माना है, N1 भी कांस्टेंट, सारी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 0, इसका भी 0, आगे सब टर्म्स का 0, बस ये एक टर्म बचेगी NI वाली। तो NI का जब मैं डेरिवेटिव करूँगा क्या आ जाएगा, करली V करली NI टेम्परेचर प्रेशर N1 N2 इज इक्वल टू, NI के रिस्पेक्ट में करेंगे तो NI का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ जाएगा, RT डिवाइडिंग बाई P। तो हमारा क्या आ जाएगा, RT डिवाइडिंग बाई P हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब ऊपर वाले को रब कर रहा हूँ एक बार मैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, क्या आया, करली V डिवाइडिंग बाई करली NI टेम्परेचर प्रेशर N1 कांस्टेंट N2 कांस्टेंट इज इक्वल टू RT डिवाइडिंग बाई P। अब हमने ये कर लिया है। अब देखो मैंने करवाया था पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, इससे पहले के लेक्चर में। उसको कैसे डिफाइन करते थे, कोई प्रॉपर्टी x, उसका डेरिवेटिव किसी कंपोनेंट I के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, N1 कांस्टेंट, N2 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रखने पे इसको क्या लिखते थे, x, I और बार। ये होता था उस पार्शियल प्रॉपर्टी को शो करने का तरीका। अगर पार्शियल प्रॉपर्टी फ्री एनर्जी है तो हम क्या लिखते थे, GI बार, या फिर केमिकल जो पोटेंशियल माना था वो म्यू लिख दिया था। अब यहाँ पे क्या है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, वॉल्यूम है, या जो फ्री जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वॉल्यूम है। तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम को जब लिखूंगा तो करली V डिवाइडिंग बाई करली NI टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, N1 कांस्टेंट, N2 कांस्टेंट इज इक्वल टू VI बार। तो इसको क्या लिख दूंगा, VI बार इज इक्वल टू RT डिवाइडिंग बाई P। देख लो एक बार इसको ध्यान से। उसके बाद देखो, अब इस इक्वेशन का यूज करना है, केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन विद प्रेशर के साथ, ये किसके बराबर है, VI के। तो मैं VI की यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा, करली म्यू I करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर N टोटल नंबर ऑफ मोल्स
इज इक्वल टू वी आई बार इज इक्वल टू आर टी डिवाइडिंग बाई पी। मीन्स क्या आ जाएगा, करली म्यू आई करली पी टी एन इज इक्वल टू आर टी डिवाइडिंग बाई पी। अब मैं क्या करूं, देखो ये कंडीशन की है टेम्परेचर और क्या है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या है, कांस्टेंट हैं। अगर ये कांस्टेंट्स की जो कंडीशंस हैं ये किसी सिस्टम पे इनिशियली अप्लाई कर दी जाए तो करली करली ना रह के क्या आ जाएगा डी म्यू आई, और ये क्या बन जाएगा डी पी, ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आर टी डिवाइडिंग बाई पी इंटू में डी पी। मीन्स ये देखो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव कब यूज़ करते हैं या कब लिखते हैं, करली कब लिखते हैं, जब कोई कंडीशन लगी होती है कि मैंने सिस्टम लगाया और उसके बीच में कंडीशन लगा दी। पहले सिस्टम पे कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन अगर सिस्टम पहले ही जब रिएक्शन लगाई या कोई सिस्टम को अपन स्टडी किया स्टार्टिंग के अंदर ही कंडीशंस लगी हुई हैं तो हम उसको करली नहीं लिखेंगे, उसको हम सिंपल डेरिवेटिव में लिख देंगे। तो क्या होगा डी म्यू आई इज इक्वल टू आर टी डिवाइडिंग बाई पी। ठीक है, तो इसको देखो अब 1 बाई पी का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी 1 बाई पी का कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन पी, ऐसे होता है ना 1 बाई पी डी पी को क्या लिख सकते हैं एल एन पी, क्योंकि एल एन पी का अगर डेरिवेटिव करें तो 1 बाई पी आता है। तो इसको कैसे लिख दूंगा मैं, देखना एक बार, इसको जो लिखेंगे आर टी एल एन पी, दोबारा से सुनिए, क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है 1 बाई पी डी पी किसका डेरिवेटिव है, ये एल एन पी का डेरिवेटिव है। log p का डेरिवेटिव 1 बाई पी डी पी होता है। अगर 1 बाई पी डी पी लिखा हुआ तो उसको मैं एल एन पी भी लिख सकता हूँ, तो मैंने वही किया है, यहाँ पे एल एन पी लिख दिया है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इतनी मुश्किल नहीं है ये डेरिवेशन। आर टी एल एन पी नेचुरल लॉग पी, क्यों, क्योंकि 1 बाई पी डी पी किसका डेरिवेटिव है एल एन पी का डेरिवेटिव, तो इसका एल एन पी लिख दिया। अब नीचे वाले को पर रब कर देते हैं। अब देखो ये सिस्टम था जिसमें काफ़ी सारी आइडियल गैसेस का मिक्सचर है ये सिस्टम। अगर मान लो उस मिक्सचर में से किसी ith गैस के ऊपर मैंने आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दी, क्योंकि वो आइडियल गैस है, तो किसी आइडियल गैस के लिए किसी ith इन अ सिस्टम फॉर ith कंपोनेंट, उस ith कंपोनेंट में मैंने क्या किया आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करती, तो उसका पार्शियल प्रेशर पी आई वॉल्यूम वी एन आई जो उसके नंबर ऑफ मोल्स है इनटू में आर टी, एक ये हो गया। इसको मैंने मान लिया सेकंड, और सॉरी थर्ड, इसको मैंने मान लिया फोर्थ। अब मैं क्या करता हूँ पूरे सिस्टम पे आइडियल गैस अप्लाई करता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में जो लिखा था, तो पूरे सिस्टम पे अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा पी कैपिटल पी वी टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन मान ली मैंने, मान लो वहाँ पे कैपिटल एन लिखा था, उसको चाहे स्मॉल कर लेना आप स्टार्टिंग में भी, या इसको कैपिटल कर देना कोई दिक्कत नहीं है। आर टी इसको मैंने मान लिया फिफ्थ। ये किसके लिए है, ये पूरे सिस्टम के लिए है, तभी तो मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस Ni इज इक्वल टू N। तो ये पूरे सिस्टम के लिए है। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा देखना, पार्शियल प्रेशर ith कंपोनेंट डिवाइडिंग बाय टोटल प्रेशर Ni डिवाइडिंग बाय N, इस टोटल प्रेशर को उधर ले गए, पार्शियल प्रेशर Pi Ni डिवाइडिंग बाय N, ये टोटल प्रेशर जो गैसेस का है P। अब ये क्या है कांस्टेंट है Ni डिवाइडिंग बाय N, इसको मैंने मान लिया K इंटू में टोटल प्रेशर P। तो क्या आएगा Pi इज इक्वल टू के पी। अब मैं क्या करूँगा इस पर लो अप्लाई कर देता हूँ, इसको लिखे रहने देंगे, एक बार नीचे वाला ही रब कर रहा हूँ सिर्फ मैं, यही थर्ड इक्वेशन लिखी रहेगी। हम कहाँ तक पहुँच गए थे, पी आई इज इक्वल टू के पी, क्योंकि एक मैंने ith गैस पे लगाया और एक मैंने पूरी सिस्टम पे लगाई आइडियल गैस इक्वेशन, दोनों को डिवाइड किया, क्या आया पी आई के पी, ये पार्शियल प्रेशर है। अब लोग लगाते हैं एल एन पी आई एल एन के प्लस एल एन टोटल प्रेशर पी। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा डी एल एन पी आई, इस इक्वेशन का क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एल एन के क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, इसका डेरिवेटिव क्या डी एल एन पी, मीन्स क्या आ गया डी डेरिवेटिव ऑफ एल एन पी आई डेरिवेटिव ऑफ
एल एन टोटल प्रेशर पी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब इस इक्वेशन को मैंने मान लिया फोर्थ, इस फोर्थ इक्वेशन को इक्वेशन थर्ड में यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, डी म्यू आई, थर्ड इक्वेशन, आर टी एल एन टोटल प्रेशर पी है, तो यहाँ पे मैं पार्शियल प्रेशर लिख देता हूँ क्योंकि इक्वल आए हैं, तो क्या आएगा, डी एल एन पार्शियल प्रेशर ऑफ आईएथ कंपोनेंट, ये क्या है हमारा डेरिवेटिव डी। इस इक्वेशन को कर दिया इंटीग्रेट तो क्या आएगा, म्यू आई। इस इक्वेशन को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है मैंने, इंटीग्रेट कर दिया इस इक्वेशन को, म्यू आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट म्यू आई नॉट प्लस आर टी, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल एन पी आई। तो क्या आएगा, देखो जो फाइनल रिजल्ट है आइडियल गैस के लिए केमिकल पोटेंशियल की जो इक्वेशन आई है वो ये आ चुकी है। म्यू क्या है, केमिकल पोटेंशियल, म्यू आई नोट क्या है, केमिकल पोटेंशियल, या फिर इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, आर टी एल एन पी आई, ये हमारी क्या है, फाइनल इक्वेशन है। अगर मान लो आईएथ गैस का प्रेशर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मीन्स हमारा म्यू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू आई नोट के बराबर आ जाएगा हमारा म्यू आई। मीन्स म्यू आई नोट क्या है, जब पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, यथ कंपोनेंट का जीरो हो जाएगा, तो जो उसका केमिकल पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, उसका स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल के बराबर होगा। तो ये हमारा टॉपिक क्या था, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फ्री एनर्जी क्या है, कि फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी रिएक्शन की, उसका नेक्स्ट टॉपिक है फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ्री एनर्जी, द फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इन टर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल। अभी देखो अपन ने थर्मोडायनेमिक्स की थी, उसके अंदर बताया था इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, सारी की सारी क्या है, उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ हम उनका क्या करते हैं, चेंज देखते हैं। सिमिलरली जो फ्री एनर्जी है उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ क्या देखेंगे, उसका चेंज देखेंगे। तो किसी रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी का चेंज कितना हुआ, किसके बराबर होगा, डेल्टा जी, चेंज ऑफ फ्री एनर्जी इन रिएक्शन इज इक्वल टू फ्री एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट, फ्री एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट, फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट। कि प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को क्या कर दे, माइनस कर दे। मान लो मैंने कोई जनरल इक्वेशन मान ली, वैसे ही जनरल रिएक्शंस क्या है, ए प्लस का बी एल कैपिटल एल, एम कैपिटल एम, ये इस इक्वेशन के लिए फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो फ्री एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में। अब केमिकल पोटेंशियल होता क्या है, अभी मैंने लिखा था करली जी करली एन आई, फ्री एनर्जी पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी जब पढ़ा था तो ये लिखा था टेम्परेचर, प्रेशर, N1 कांस्टेंट, N2 कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू आई लिखा था। मीन्स फ्री एनर्जी पर मोल, सिंपल डेफिनेशन कि फ्री एनर्जी पर मोल को क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल। फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ ए कंपोनेंट is called chemical potential of that component। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी फ्री एनर्जी जो प्रोडक्ट के, मीन्स अगर फ्री एनर्जी पर मोल कर देंगे तो केमिकल पोटेंशियल, मीन्स केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा, स्मॉल एल म्यू एल प्लस स्मॉल एम केमिकल पोटेंशियल ऑफ एम, ये तो किसका हो गया, प्रोडक्ट का, माइनस केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट म्यू ए प्लस स्मॉल बी म्यू बी प्लस, तो ये क्या हुआ, फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल। अगर मान लो फ्री एनर्जी
इन स्टैंडर्ड स्टेट है कि हमें चेंज निकालना है फ्री एनर्जी का किसी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर या फिर स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट होंगे या जो प्रोडक्ट होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर होंगे, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होंगे। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये है कि अगर मान लो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन टेम्परेचर होगा। अगर सिस्टम के अंदर सॉल्यूशन की फॉर्म में है जो हम जिसको स्टडी कर रहे हैं तो क्या होगा, कंसेंट्रेशन कितनी होगी, जो कंसेंट्रेशन होगी 1 मोल पर लीटर। अगर मान लो सिस्टम में गैसेस हैं तो क्या होगा, तो उनका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा 1 एटमॉस्फेयर। तो इस जो ये कंडीशंस होंगी इन कंडीशन पे जब सिस्टम को स्टडी करेंगे जो एनर्जी का देखेंगे उसे क्या बोलेंगे, चेंज इन फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट। क्योंकि सारी क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशन अप्लाई कर दी, रिएक्टेंट भी होगा स्टैंडर्ड स्टेट मींस केमिकल पोटेंशियल भी क्या होगा स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद है कि किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को कैसे चेक करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी किसी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी को कैसे चेक करेंगे वो टॉपिक देखते हैं। ये आपको पता भी है, आसान सी बातें हैं। फ्री एनर्जी अगर मान लो कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है तो उसकी फ्री एनर्जी का चेंज क्या होगा। अगर मान लो फ्री एनर्जी का चेंज लेस देन 0 है या नेगेटिव है तो सिस्टम या प्रोसेस हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मान लो डेल्टा जी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी 0 है तो हमारा वो सिस्टम है वो किसके अंदर होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। अगर हमारा डेल्टा जी क्या है, लेस देन 0 है तो वो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये क्या था, अगर किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है इन द फॉर्म ऑफ फ्री एनर्जी। अब ये तो क्या था, किसी रिएक्शन के लिए था। अगर मान लो रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब जैसे कोई रिएक्शन होती है तो वो कैसे होती है वो देखते हैं। स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये रिएक्टेंट है हमारा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है स्टार्टिंग में। अगर उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है तो उसकी फ्री एनर्जी भी क्या रहेगी, मैक्सिमम। और इनिशियल में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, 0 होती है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है तो उसकी फ्री एनर्जी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। उसकी फ्री एनर्जी क्या रहेगी, 0 रहेगी। पर जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाती है रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी तो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दोनों की फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उस स्टेट को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। और जब दोनों फ्री एनर्जी 0 हैं तो अभी देखो मैंने क्या लिखा था, डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मीन्स जीपी, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मीन्स जी आर। अब दोनों इक्वल हैं, माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। कैसे कि स्टार्टिंग में रिएक्शन जब स्टार्ट होती है रिएक्टेंट मैक्सिमम, फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की 0, बट जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाती है फ्री एनर्जी की क्या होती है, रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी के बराबर हो जाती है। और जब दोनों बराबर हो जाती हैं तो इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो डेल्टा जी क्या होगी, 0 होगी। पर एक प्रॉब्लम है कि मान लो हमारी रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमारी रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन दोनों तरफ मूव करती है। मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो जब रिएक्टेंट से आर से प्रोडक्ट पी बन रहा है तो डेल्टा जी क्या होगी, लेस देन 0 मीन्स क्या होगी, नेगेटिव होगी। बट जब रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा, मीन्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा, तो इसके केस में भी डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव। अब ये कैसे पॉसिबल है,
कि दोनों केसेस में डेल्टा जी नेगेटिव कैसे आ सकती है, ऐसा होता क्यों है। तो इसको हम एक एग्जांपल लेके स्टडी करेंगे कि जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो उसकी डेल्टा जी कैसे नेगेटिव होती है दोनों केसेस के अंदर। मान लो कोई रिएक्शन हुई, जैसे मान लिया N2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन है, डिसोसिएट हुआ 2 NO2 मोल्स, मीन्स 1 मोल ऑफ N2O4 किस में चेंज हो गया, 2 मोल्स ऑफ NO2 के अंदर। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले जब इस रिएक्शन को देखा गया एक्सपेरिमेंटली तो इसकी जो डेल्टा जी नोट आई, जो इसका फ्री एनर्जी चेंज था वो कितना था, 5.64 किलो जूल। अब डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये तो एक्सपेरिमेंटली था, बट जो अपन ने पढ़ा ये क्या था, रॉन्ग था, क्योंकि रिएक्शंस देखो इसकी डेल्टा जी नोट क्या थी, 5.64, इसने इतना बताया, बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये रिएक्शन इस हिसाब से तो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, बट एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है मीन्स ये रिएक्शन होगी, अगर ये रिएक्शन होगी तो डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो डेल्टा जी क्या रहेगा, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में क्या रहेगा, दोनों में नेगेटिव रहेगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम ग्राफ लोड करते हैं। ग्राफ कैसे देखना, ग्राफ को हाँ इस तरफ लिख लिया, फ्रैक्शन ऑफ N2O4 डिसोसिएट, क्योंकि N2O4 डिसोसिएट होगा तभी NO2 बनेगा ना, तो यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे मैंने लिख दी फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। यहाँ पे मैंने मान लिया A, रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी है यहाँ A पे, यहाँ मैंने मान लिया B, ये फ्री एनर्जी है प्रोडक्ट B की। प्रोडक्ट B कौन सा है, यहाँ पे पॉइंट पे NO2, कितना NO2, 2 मोल, और A पे कितना N2O4, 1 मोल ऑफ N2O4। इस रिएक्शन की देखो इक्विलिब्रियम स्टेट कितने पे आई, इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ थी, इस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट पे C पे, ठीक है। अब डेल्टा जी नोट क्या था, 5.64, मीन्स प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट की। ये तो क्या हुई, देखना ध्यान से एक बार, इस पॉइंट से लेकर इस नीचे की एक्सिस तक ये टोटल फ्री एनर्जी क्या हुई, प्रोडक्ट की, ठीक है। रिएक्टेंट की कितनी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो प्रोडक्ट में से ये रिएक्टेंट की माइनस कर देंगे तो देखो सिर्फ ये बचेगी, यानी कि डेल्टा जी नोट ये कितनी थी, ये थी 5.64 किलो जूल, सिर्फ ये डिफरेंस। अब देखो जब भी रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो किस तरह मूव करेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगा। इसी तरह जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा तो किस तरह मूव करेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ। मीन्स हमें पहुंचना कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इक्विलिब्रियम पे पहुंचते टाइम क्या दोनों कंडीशन में, फॉरवर्ड में और बैकवर्ड, जो बैकवर्ड कंडीशन है दोनों के अंदर डेल्टा जी नेगेटिव है या नहीं। अगर ऐसा है, दोनों केसेस में डेल्टा जी नेगेटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में डेल्टा जी नेगेटिव होती है, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। तो देखते हैं पॉइंट सी पे, देखो पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का डिफरेंस, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का डिफरेंस कितना है, 0.84 किलो जूल। पॉइंट ए से सी के बीच का जो गैप है कितना है, 0.84 किलो जूल, 84, ठीक है। और पॉइंट ए से बी का कितना गैप है, 5.64 किलो जूल। अब देखो दोनों को कहाँ जाना है, इक्विलिब्रियम पे। मीन्स जब रिएक्टेंट ए इक्विलिब्रियम सी पे पहुंचेगा तो उसको कितनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, उसको करनी पड़ेगी जो डेल्टा जी होगी ए टू सी जाने में कितनी, माइनस का 0.84 किलो जूल। मीन्स देखो जब रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएगा, सी में जाएगा, सी पे क्या है, सी पे कंसंट्रेशन भी देख लो, जो पॉइंट सी है इक्विलिब्रियम है वहाँ पे 16.4% तो क्या है, N2O4 है, और 83.6% क्या है, NO2 है।
ये इसकी कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम पे। तो देखो ए को कहाँ पहुंचना है, सी पे, मीन्स इस कंसंट्रेशन में, मीन्स इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है तो कितनी डेल्टा जी नेगेटिव करेगा, कम करेगा, माइनस का 0.484 किलो जूल, मीन्स डेल्टा जी क्या रही, नेगेटिव। मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड में जब ए टू सी जाएगा, इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव है, रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अब बात करते हैं बी टू सी की। जब बी से सी की तरफ आएगा तो बी देखो, जो बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट इस गैप को पहले कम करेगा, इस गैप को। ये कितना होगा, जब इसको डिक्रीज करके अपनी एनर्जी, तो कितनी, माइनस का 5.64 किलो जूल। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे जाना है ना, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा, तो बी जब रिएक्टेंट में जाएगा, इसके साथ ये एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एनर्जी भी क्या करेगा, डिक्रीज। ये कितनी थी, माइनस का 0.84, तो टोटल कितनी डिक्रीज करेगा, 846.48। मीन्स जब बी, यहाँ तो क्या था, ए सी की तरफ गया था, जब बी सी की तरफ जाएगा तो कितनी डिक्रीज करेगा, डेल्टा जी कितनी होगी, माइनस का 6.48 किलो जूल। मीन्स दोनों केसेस में क्या हो रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ जा रही है, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स क्या होगा, जो कोई रिएक्शन रिवर्सिबल में है, अगर रिवर्सिबल कंडीशंस हैं तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस। क्योंकि अभी देखो एग्जांपल में इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, सिंपल सी बात, ए सी की तरफ जाएगा तो डिक्रीज कितनी, माइनस का 0.84, माइनस है, स्पॉन्टेनियस। बी सी की तरफ जाएगा क्योंकि सी पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम का, तो कितनी डिक्रीज होगी, माइनस का 6.48। दोनों नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्शन क्या होगी, दोनों डायरेक्शन में क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। एक टॉपिक और देख लेते हैं, उसके बाद आज का फिर फिनिश करते हैं। थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। डेरिवेशन निकालनी है कोई रिएक्शन अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है। मैंने मान लिया जनरल जो रिएक्शंस हैं वो मैंने मान ली, जनरल रिएक्शन ए प्लस बी किस में चेंज हुआ, स्मॉल एल प्लस एम। अब इसका फ्री एनर्जी का चेंज निकालना है। फ्री एनर्जी का चेंज किसके बराबर होगा, देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू, उससे पहले मैं एक इक्वेशन लिख दूं जो हमने आज ही पहले टॉपिक में स्टडी करी थी। वो क्या थी, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू नोट आई प्लस आर टी एल एन पी आई। ये इक्वेशन इसके अंदर यूज़ होगी जो पहले टॉपिक में ही की थी, इसीलिए ये टॉपिक भी आज ही करवा रहा हूँ, जो ये इक्वेशन तुम्हें याद भी रहे और यहाँ यूज़ भी हो जाए। तो फ्री एनर्जी कैसे निकालेंगे, अभी बताया था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इसका केमिकल पोटेंशियल्स स्मॉल एल म्यू एल प्लस स्मॉल एम म्यू एम माइनस स्मॉल ए म्यू ए प्लस बी स्मॉल बी इंटू में म्यू बी। अगर मान लो रिएक्शंस में क्या आ जाए, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाए, एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन में क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो डेल्टा जी किसके बराबर होगा, अभी हमने पढ़ा है डेल्टा जी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर होगा तो यहाँ पुट करते हैं इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, एल म्यू एल, ये स्मॉल एल है, स्मॉल एल इंटू में म्यू एल प्लस का स्मॉल एम म्यू एम इज इक्वल टू ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ यूज़ करेंगे। तो क्या वैल्यू पुट करते हैं, यूज़ करते हैं स्मॉल एल। म्यू एल की वैल्यू क्या रहेगी, म्यू एल की वैल्यू मैं वहाँ साइड में लिख दूँ। म्यू एल, इस इक्वेशन को जब यूज़ करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, म्यू एल इज इक्वल टू म्यू नोट एल प्लस आर टी एल एन पी
एल। पार्शियल प्रेशर लिखते हैं ना उस कंपोनेंट का, देखो म्यू आई इज इक्वल टू म्यू नोट आई प्लस आर टी एल एन पी आई। यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा मैंने ले लिया, एल जो प्रोडक्ट है, तो म्यू एल म्यू नोट एल प्लस आर टी एल एन पी एल, यही मैंने वहाँ लिखा है। तो पुट करते हैं इसके अंदर, स्मॉल एल बाहर, अंदर पुट कर दिया, म्यू नोट एल प्लस आर टी एल एन पी एल। इसी तरह इसके अंदर एम म्यू नोट एम प्लस आर टी एल एन पी एम इज इक्वल टू ए, म्यू ए की भी सेम जैसे इक्वेशन अप्लाई की अभी म्यू एल वाली, तो ए म्यू नोट ए प्लस आर टी एल एन पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट्स। म्यू नोट अब बी के अंदर भी यूज कर लेते हैं, बी म्यू नोट बी प्लस आर टी एल एन पी, सबके अंदर मैंने इस इक्वेशन का यूज कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, देखो जितनी भी आर टी की टर्म्स हैं उनको एक साइड करना है, जितनी भी क्या है आर टी की टर्म्स हैं उनको एक साइड करना है। एक बार आप ऊपर वाला रब कर दें जो अपने पास बोर्ड पे जगह हो जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ी इक्वेशंस बनेगी उसको लिखने के लिए। इसको भी रब कर देते हैं। आर टी के टर्म्स मेरे को क्या करनी है, एक साइड करनी है सारी की सारी। तो देखो एल इंटू में आर टी एल एन पी एल, तो ये एल इंटू में आर टी एल एन पी एल, एल इंटू में आर टी एल एन पी एल। इस तरह प्लस एम आर टी एल एन पी कैपिटल एम, क्योंकि कंपोनेंट एम का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, तो एम से शो कर दिया इसको। ये तो क्या हुआ, आर टी जो प्रोडक्ट की थी अब इस तरफ है, जो रिएक्टेंट की है वो भी आर टी वाली टर्म इस तरफ ले आते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए इंटू में आर टी माइनस, ये इस तरफ प्लस का तो इस तरफ माइनस का होगा ना, माइनस ए आर टी एल एन पी ए माइनस का बी आर टी एल एन पी बी। अब मैंने क्या किया, सारी जो टर्म आर टी की तो एक तरफ कर ली, अब जो म्यू नोट की है वो एक तरफ, इस तरफ। अब ये क्या है, इस तरफ प्लस की, उस तरफ किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो पहले यहाँ की लिखता हूँ ए म्यू नोट ए, ये जो टर्म है ए इंटू में म्यू नोट ए, बी इंटू में म्यू नोट बी, बी इंटू में म्यू नोट बी। इसी तरह एल उधर जाके माइनस की, माइनस एल म्यू नोट एल, ये भी माइनस की, माइनस एम म्यू नोट एम। आर टी एक तरफ कर ली और म्यू नोट की एक तरफ कर ली। उस तरफ की जो आर टी वाली थी वो इस तरफ आके माइनस की हो जाएंगी, जो इस तरफ की म्यू नोट की थी वो उस तरफ जाके किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। अब इसमें से आर टी मैंने कॉमन निकाल लिया, जब ऊपर वाली में से आर टी जब मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, एल स्मॉल एल नेचुरल लॉग पार्शियल प्रेशर एल कंपोनेंट का प्लस एम नेचुरल लॉग एल एन पार्शियल प्रेशर एन कंपोनेंट का माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो इस ये प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन अंदर आर टी इसका भी कॉमन हो गया तो क्या लिखेंगे, ए एल एन पार्शियल प्रेशर ए कंपोनेंट का प्लस बी एल एन पार्शियल प्रेशर बी कंपोनेंट का। ये देखो मैंने क्या किया, इस पूरी में से आर टी कॉमन निकाल लिया, बाकी इसमें इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह नीचे वाली यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, देखना ए म्यू नोट ए प्लस बी म्यू नोट बी माइनस स्मॉल एल म्यू नोट एल प्लस एम म्यू नोट। अब देखो ये एल था, अब एक और बात, एक्स एल एन वाई
कैसे लिख सकता हूँ इसको, एल वाई की पावर एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पावर में भी जा सकता है। तो सिमिलरली एल जो नेचुरल लॉग के आगे है, एल एन के आगे है, इसकी पावर में चला जाएगा तो कैसे लिखेंगे, आर टी एल एन पी की पावर स्मॉल एल, शो करने के लिए कि पार्शियल प्रेशर एल कंपोनेंट का, इसलिए मैंने पैर में एल लिखा है, ठीक है, प्लस एम फिर पावर में चला जाएगा, एल एन पी की पावर स्मॉल एम पैर में एम, माइनस एल एन पी के ऊपर चला जाएगा क्योंकि ए आगे है, सिमिलरली यहाँ एल एन पी बी और ये इस तरफ की होगी। अब इधर देखो ये किसका है, ये है स्टैंडर्ड, यहाँ स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर है केमिकल पोटेंशियल रिएक्टेंट का। अभी अपन इक्वेशन लिखी थी ना, यहाँ रब कर दी मैंने, दोबारा लिख रहा हूँ, ए ए प्लस बी बी एम एम प्लस स्मॉल एल एल, क्या है ये, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। तो इसको क्या लिख लूँ, जी नोट या फिर केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट माइनस केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकता हूँ इसको, या फिर ऐसे ना लिख के इसको हम क्या करें, डस्टर का इसको हम ऐसे ना लिख के, देखो ये क्या है, रिएक्टेंट, तो इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्टेंट किसका, रिएक्टेंट का माइनस ये प्रोडक्ट का, ऐसे लिख लिया। पहले मैं इसको सोल्व कर दूं, इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस जी नोट प्रोडक्ट माइनस जी नोट रिएक्टेंट। देखो यही निकालते हैं ना, डेल्टा जी चेंज निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। मैंने स्टैंडर्ड स्टेट में है सारे, इसलिए स्टैंडर्ड स्टेट यूज़ की है। और यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, यहाँ माइनस कॉमन निकाला हुआ है, तो इसी को लिख रहा हूँ। पहले इस तरफ का पढ़ा रहने दो एक बार, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का डेल्टा जी नोट, ये आ गया। दोबारा से सुन लो, ये क्या था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वही लिख दिया, जी नोट रिएक्टेंट माइनस जी नोट प्रोडक्ट, माइनस कॉमन निकाल ले, जी नोट प्रोडक्ट माइनस जी नोट रिएक्टेंट किसके बराबर, डेल्टा जी नोट के बराबर। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। अब ये जो आर टी है, इसको मैं वहाँ डिवाइड में लेके जा रहा हूँ। इस आर टी को देखो, ये जो आर टी है, इसको यहाँ किस में ले गया, डिवाइडिंग बाय आर टी। इस इक्वेशन को लिखते हैं तो ये क्या बनेगी, देखना। अब एक और बात जिसके अंदर यूज़ करनी है, ध्यान से सुनिएगा, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई कैसे लिख सकते हैं, एल एन एक्स इंटू में वाई, ये सिमिलरली ऐसे एल एन पी एल प्लस एल एन पी एम है तो क्या हो जाएगा, एल एन पी एल इंटू पी एम। तो कैसे लिखूंगा, देखो नेचुरल लॉग पी पावर में एल पक्का लिखना है, मल्टीप्लाई में पी पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट एम का पावर में एम, माइनस सिमिलरली ये, तो एल एन पी ए पी बी बी, ये लिखा गया। और ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया, इसको मैं थोड़ा सा आगे करके लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा जी नोट आर टी। एक और बात, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई को कैसे लिख सकते हैं, एल एन एक्स डिवाइडिंग बाई वाई। सिमिलरली इसको भी वैसे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एल एन ये एक्स है यानी पी एल एल पी एम एम डिवाइडिंग बाई पी ए पी बी बी, लिख दिया। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो x बाई वाई लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा जी नोट डिवाइडिंग बाई आर टी। सिर्फ इस इक्वेशन को नीचे वाले को पढ़ी रहने दो, बाकी सबको रब कर देते हैं। ये इक्वेशन 2 बार सुनिएगा जब मेरे लेक्चर को सुनो, क्योंकि काफ़ी बड़ी है, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा है मेडिकल के बच्चों के लिए खासकर। तो दोबारा सुनोगे ना इसको तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से क्लास के अंदर पूछ लेना। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, एल एन ऊपर लिख रहा हूँ बार दोबारा, पी एल पी एम एम डिवाइडिंग बाई पी ए पी बी बी इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा जी नोट डिवाइडिंग बाई आर टी। इस एल एन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखना, पी एल एल पी एम एम
एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा। जो दूसरी तरफ का क्या है वैल्यू है, यह क्या आ जाएगा e की पावर माइनस का डेल्टा जी नोट आर टी। जब इस नेचुरल लॉग को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस का डेल्टा जी नोट डिवाइडिंग बाई आर टी। अब देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट हो, तो हमारी डेल्टा जी भी क्या रहती है, डेल्टा जी नोट वो भी क्या रहती है कांस्टेंट रहती है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। मीन्स देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करती है डेल्टा जी नोट भी कांस्टेंट, और आर तो है ही कांस्टेंट, मीन्स ये क्या हो जाएगा किसी कांस्टेंट के बराबर। और अगर प्रेशर टर्म यूज किया तो इसके पैर में मैंने पी लगा दिया, क्योंकि सारे सारे प्रेशर है तो किसके बराबर आ जाएगा पी एल एल पी एम एम डिवाइडिंग बाई पी ए पावर में ए पी बी। अगर मान लो कंसंट्रेशन की टर्म है तो कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन लिख दूंगा प्रेशर की जगह। अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म में तो यहाँ x लिख दूंगा और यहाँ kx कर दूंगा। अगर एक्टिविटी की टर्म में तो a लिख दूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा ka लिख दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।